A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय और आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिस्ट अशोक सर के बारे में। इन्होंने एसएसबी भोपाल बोर्ड में सर्व किया है और काफी सारे बच्चों को रिकमेंड किया है और काफी बच्चों को असेसमेंट करने का एक्सपीरियंस है। इनका इंटरव्यू आपके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा। अब जरा हम इस इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। जो अशोक सर है वो कंप्लीट इनसाइड स्टोरी देंगे एसएसबी के बारे में, मतलब कैसे एक असेसर हमारी साइकोलॉजी टेस्ट को चेक करता है और क्या देखना चाहता है वो, और कहां वो हमारे को रिजेक्ट करता है, और अगर मान लो हम साइकोलॉजी टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा। इन सब बातों में अशोक सर हमारी मदद करेंगे। इसके साथ वो टैट, वेट, एसआरटी और एसडी को एंड पीपीएनडीटी एक बेहतर तरीके से कैसे लिखें इस बात को रिवील करेंगे और यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आज के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी नॉलेज में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा, स्पेशली साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम सर, थैंक यू सो मच आप हमारे चैनल पे आए सर। थैंक यू शुभम। सर सबसे पहले अगर आपके बारे में बात करूं, so you are right now working with psychetestmastery.com and this is something very new। चलिए इस बारे में बाद में बात करूंगा। और प्लस आपने एसएसबी भोपाल बोर्ड में भी सर्व किया है, तो सर हमारे लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक अंदर का आदमी हमें मिल गया, जैसे लगता है विभीषण मिल गया हो। सर अब मैं आपसे बड़े कठिन सवाल पूछने वाला हूँ। पहला सवाल ये है टैट पिक्चर के बारे में। सर हम टैट से शुरू करते हैं। हमारे सामने एक डिस्ट्रक्टिव पिक्चर होती है, हमारे व्यूअर्स भी देख पा रहे हैं। अब उसमें क्या होती है, प्रॉब्लम डिफाइन होती है, एक्सीडेंट हो रखा है। फटाफट हमें जो रिपीटर्स होते हैं उनको तो स्टेप रटे हुए होते हैं क्या लिखना है, तो हम लोग को लिख देते हैं। तो आपके लिए सर प्रॉब्लम नहीं होती कि यार यहाँ तो सेम रिस्पॉन्स आ रहा है? अभी इसमें दो चीज नोट करना है। कोई भी जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड इमेज में जितने एक्शंस आप डालोगे उतना तुम्हारा स्टोरी अच्छा बनेगा। ओके। अगर आपने कोई भी जो स्टैंडर्ड एक्शंस डाल के आपने छोड़ दिया तो उससे पता चल जाएगी इस बंदे का लेवल एवरेज लेवल है, मीडियोकर लेवल है। ओके और दूसरा चीज है, जी बताइए, कोई भी जो प्रॉब्लमेटिक इमेज है उसको कैसे बंदा हैंडल करता है, द अप्रोचिंग वे है वो थोड़ा बहुत वेरिएंट होता है। ओके चलिए सर यहाँ तक की बात हो गई। बट सर यहाँ पर चलो मतलब मेरे कहने का सेंस ये है कि आप लोग कई बार तो ऐसा होता होगा ना, इतने सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं अब, तो कहीं ना कहीं तो रिपीटिशन आपको दिखता होगा ना, यार ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है। दो इंस्टीट्यूट के सेम बच्चे आ जाए तो आपको रिपीटिशन पक्का दिखेगा मेरे हिसाब से। तो वो जरूर दिख जाता है। तो सर वहां पर क्या करते हैं आप, बच्चे को निकाल देते हैं कि बाकी जो 11 पिक्चर बची हैं उस पर असेस करना शुरू कर देते हैं आप? नहीं, कोई भी असेसर कोचिंग के अगेंस्ट नहीं है। ओके। लेकिन आपको ये बात अच्छे से समझना कि ये कोचिंग आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आप किसी और का रिस्पॉन्सेस आके आप निकल रहे हो। ओके। तो आपका खुद का ओरिजिनलिटी क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है सर, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। चलिए यहाँ तो प्रॉब्लम थी, वेल डिफाइंड स्टेप हो जाते हैं। बट अगली जो पिक्चर हमारे व्यूअर्स देख पा रहे हैं वो है न्यूट्रल पिक्चर। अब जो न्यूट्रल पिक्चर होती है सर, उसमें किस टाइप के एक्शन लिखें, क्योंकि उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हमें तो पता है क्या प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सोल्यूशन लिखो, या बोला जाता है प्रॉब्लम लेकर आओ उसके अंदर। इसमें न्यूट्रल इमेज में एक बहुत बड़ा गलती सारे कैंडिडेट जो करते हैं, अननेसेसरली प्रॉब्लम डालना। ओके। जब आपको इमेज में नहीं दिख रहा उसको क्यों डालना? ओके। तो ये न्यूट्रल इमेजेस बेसिकली आपको क्यों दिया गया, ये आपका इमेजिनेशन लेवल को चेक करने के लिए। आपने तो बोला कि वो जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड इमेज में उसको पता कि क्या डालना है, तो वहां पर इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है जी। लेकिन न्यूट्रल इमेज ऐसी चीज है, इसमें आपका इमेजिनेशन की सबसे जरूरत है। ओके बट सर अगर ये पिक्चर सामने जो हमें दिख रही है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि एक लड़की लिफ्ट मांग रही है, तो लिफ्ट में क्या एक लड़का है, लिफ्ट दे दी, कहानी खत्म हो गई सर। लड़की को कहीं जाना था उसने दे दिया, मैक्सिमम गर्लफ्रेंड या बहन होगी उसकी, या अननोन है, क्योंकि लिफ्ट मांगेंगे तो अननोन होगी। सो यहाँ तो सर एक लाइन में खाली एक्शन होगा, 2 लाइन इंट्रोडक्शन, 1 लाइन एक्शन, कैसे काम चलेगा सर? अगर देखो ऐसे इमेजेस में आपको लगता है कि किसी बंदे ने एक लड़की को लिफ्ट दिया, वो छोटा बन गया स्टोरी। आप वहां पर क्या कर सकते हैं, किस पर्पस के लिए लिफ्ट दिया,
और कैसे सिचुएशन में दिया। मान लो वो लड़की एग्जाम देने के लिए जा रही है, लेकिन सारे बसेस वहां पर स्ट्राइक हो गया अचानक। रास्ते में और कोई नहीं था, तो एक ही कैरेक्टर अवेलेबल था, वो स्कूटर से आ रहा है। तो ऑब्वियसली उस बंदे जो उस समय में जो हेल्प किया, वो बहुत बड़ा हेल्प है। तो वहां पर आपका जो सिंपल टास्क है वो बड़ा दिखेगा। बट सर यहाँ पर एक बात टोकना चाहूंगा कि बस स्ट्राइक तो हमारी जनरेटेड प्रॉब्लम है ना, पिक्चर में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं रखा, हम तो जबरदस्ती प्रॉब्लम लेकर आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। ये प्रॉब्लम नहीं है, इसको बोलते हैं हर्डल। आप प्रॉब्लम को समझ लो। प्रॉब्लम जो ऐसी चीज है जो नेगेटिव होता है, ओके। लेकिन हमको हर कोई टास्क करते वक्त बहुत सारे हर्डल्स आते हैं जो ऑब्स्टेकल्स बोलते हैं ना। जी। ये तुम्हारे लिए एक और ऑब्स्टेकल है। उस ऑब्स्टेकल से वो लड़की का परेशान हो गया, वो हमारा मेन कैरेक्टर उसको मदद कर रहा है। ओके सर, यहाँ तक मुझे बात क्लियर हो गई। बट यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो मैं जरा आपके वर्क प्रोफेशन पे आना चाहूंगा सर। साइट टेस्ट मास्टरी डॉट कॉम पे सर अभी हमारे व्यूअर्स देख पा रहे हैं सर, उसमें मैंने एक ऑडियो फाइल देखी थी सर, जो कि पेज की सबसे आखिर में थी। उसमें आपने 26 मिनट की एक फोन कन्वर्सेशन है जिसमें आपने एक स्टूडेंट को फीडबैक दिया है अपना। तो सर आपको टेस्ट कंडक्ट करने में भी अराउंड 30 मिनट्स लगे होंगे, 30 मिनट्स चेक करने में लगे हैं, और 30 मिनट्स आपको इस देर करीबन 1.5 घंटे का समय, और 5 से 6 अगर बंदे आ गए आपके पास तो 9 से 10 घंटे खत्म हो गए आपके। तो सर मतलब आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं और आपके पास तो कुछ और समय भी नहीं बचा? वो कैंडिडेट्स के लिए हमको करना जरूरी है, और वो हमारा सर्विस अच्छे से देने चाहते हैं। आपने सिर्फ एक ऑडियो देखा कि 26 मिनट का, लेकिन हमने कभी कभी 1.5 घंटे के भी ऑनलाइन काउंसलिंग कर चुके थे। ओके सर, चलिए मैं इस पे आऊंगा। साइट टेस्ट मास्टर में बहुत सारे डाउट है, मैंने आपकी परमिशन लिए बिना जो बंदे रिकमेंड हुए हैं उनसे बात करनी चाहिए, मैं उस पे आता हूँ। पर मैं अभी आता हूँ पीपीएनडीटी पे सर। सर पीपीएनडीटी पे अगर हम आए तो वहां पर जैसे अभी तो एक क्लियर पिक्चर दिख रही थी, एक में प्रॉब्लम थी, पर यहाँ तो कुछ दिखता ही नहीं पिक्चर में। ऐसी पिक्चर देते ही क्यों है सर? अभी अभी जो सामने पिक्चर देखी है इसमें सिर्फ एक कार की विंडो दिखाई दे रही है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो हाउ अ स्टूडेंट कैन मेक अ स्टोरी ऑन दैट सर? एक पीपीडीटी का इमेज है, टीएटी की इमेज है, इतना फर्क क्यों? इसलिए जो टीएटी का इमेज में आपका जो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी से वो निकालना चाहते हैं, लेकिन पीपीडीटी में आइडियाज जनरेट होना, तभी जाके ग्रुप डिस्कशन में बहुत सारे आइडियाज के ऊपर से डिस्कशन होगा। जब वो डिस्कशन ऐसे चलता फिश मार्केट तभी बनेगा, तब आइडियाज ज्यादा है। अगर मान लो पीपीटी में सबको क्लियर इमेज दे दिया, सबने एक ही टाइप का स्टोरी बनाया, फिर सब डिस्कशन खत्म हो जाएगा एक ही मिनट में। ठीक है सर, यहाँ तक बात क्लियर होती है, बट यहाँ पर एक और सवाल जनरेट होता है करेक्टर्स का। करेक्टर्स में सबसे पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल 3 मूड दे रखे हैं। अब सर अगर मैं सिंपल लॉजिक लगाऊं, एक इंसान का न्यूट्रल मूड कैसे हो सकता है? न्यूट्रल मूड तो सिर्फ एक डेड बॉडी का होता है, तो मूड तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव बचे, और कोचिंग इंस्टीट्यूट बताते हैं या तो पॉजिटिव लिखो या न्यूट्रल लिखो। तो ये सर बात गलत है, सच है, क्या है सर ये? अभी इसमें मैं एक चीज बताता हूँ, सब इमेज के डिपेंडेंट है। अगर आपको इमेज में क्लियरली दिख रहा है कि बंदा नेगेटिव मूड में है, तभी जाके मूड नेगेटिव लिखना है। लेकिन इतना नेगेटिव मूड के साथ कोई भी कैरेक्टर, और स्पेशली मेन कैरेक्टर, और एक ही कैरेक्टर अकेले है जिसका मूड नेगेटिव है, कभी इमेज आ नहीं सकता है। लेकिन ये जो पीपीटी का इमेज है, आपने तो बताया इतना हेजी इमेज है, लेकिन हेजी इमेज में आप इतना क्लियरली कैसे कह सकते हैं कि बंदा नेगेटिव मूड में है? ओके। तो कम से कम अपना जो मेन कैरेक्टर है, वो जो मेन कैरेक्टर आपके पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, कम से कम उसका मूड तो पॉजिटिव रखना चाहिए। ओके बट सर सिचुएशन हमेशा पॉजिटिव नहीं तो नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इतनी वेग पिक्चर नहीं आई, सिंपल आई, थोड़ी सी ब्लर है, बट इतनी नहीं है कि करेक्टर का मूड ना समझ में आए। तो अब करेक्टर का मूड अगर नेगेटिव दिख रहा है तो मेन करेक्टर का एक ही बंदा है उसमें सर। अगर मेन कैरेक्टर का नेगेटिव दिख रहा है, तो तब आप जाके नेगेटिव बोल सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसे इमेजेस आना मुश्किल है, वो नहीं आएगा। आपको थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में रखने के लिए साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा,
ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर जो दिया जाएगा, मेन कैरेक्टर, वो न्यूट्रल मूड में रह सकता, लेकिन कभी नेगेटिव मूड में जाएगा नहीं। सर आप न्यूट्रल मूड कह किसे रहे हैं, मतलब एक ऐसा इंसान खाली सोच रहा है उसे, या जो थोड़ा उदास बैठा है हाथ ऐसे रख के बैठा है उसे, मतलब क्या न्यूट्रल मूड है क्या सर? न्यूट्रल मूड है, वहां पर आपको ये पता नहीं चलता है कि बंदा क्या सोच रहा है। ओके। वो अच्छे भी सोच रहे होगा, बुरा भी सोच रहे होगा। सो जब आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप लिख रहे कि यार ये पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन इतना नेगेटिव भी नहीं है, तो तभी जाके हम न्यूट्रल बनाते हैं। ओके सर, यहाँ तक की बात हो गई खत्म। सर यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपके एक्सपीरियंस साइक टेस्ट मार्क्सशीट.com से प्लस एसएसबी भोपाल बोर्ड से, आपके अकॉर्डिंग जब आपने इतने असेसमेंट कर ली, मेजर मिस्टेक स्टूडेंट क्या करते हैं सर? पीपीडीटी में सर दोनों पीपीडीटी एंड टैट, अगर कोई ऐसी दोनों कॉमन है तो आप कॉमन बता दीजिए, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल बता दीजिए। ठीक है, अगर कॉमन बताना तो मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट है, इमेज को अच्छे से परसीव नहीं करते हैं लोग। ओके। वो सबसे पहला प्रॉब्लम है। वहां पर तुम्हारा ऑब्जर्वेशन का जो क्वालिटीज है वो पूरा खत्म हो जाता है। और दूसरा है, इमेज को अच्छे से पढ़ने परसीव करने के बाद भी लोग जाके अननेसेसरी प्रॉब्लम घुसा देते हैं अंदर। ओके। फिर वो असेसर सोचेगा ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गया इमेज से। और तीसरा है, बहुत सिंपल स्टोरी बना लेते हैं जिसमें कोई एक्शंस नहीं रहते। ओके। और अच्छे स्टोरी बना के शुरू में कुछ अच्छा लिखा था, लेकिन एंड पार्ट उसका अनसर्टेन रह जाता है। तो ऐसे दौरान चार पांच मेन क्वालिटीज है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके सर, यहाँ पर एक बात लाना चाहूंगा, वो है रिगार्डिंग पीपीईटी। जो इनिशियली 30 सेकेंड्स होते हैं लिखने से पहले, उसमें इंसान की मतलब स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, क्योंकि कई लोग तो पहले ही लिखना शुरू कर देते हैं। पीपीटी में कभी भी प्री कंसीव्ड आइडियाज के साथ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्री कंसीव्ड माइंड है, पहले से आपने एक आइडिया सोच के आए हैं, अभी आप सोच रहे हैं कि इस आइडिया को मैं कैसे इस इमेज में डालूंगा, तो आपका मन में वो दिक्कत लगेगा। मैं कह रहा हूं, वो जो 30 सेकंड आपका जो है ऑब्जर्वेशन का पीरियड है, उसमें फोकस करो इमेज के ऊपर और अपना माइंड को खुला रखो। तब जाके क्या होता है कि वो जो जितने भी ऐसी इमेज है वो आपको क्लियरली दिखेगा। ओके सर, यहाँ तक की बात हो गई, बट एक सवाल अभी भी रह गया सर। वो सवाल ये है कि जब हम आते हैं पीपीईटी की पिक्चर लिखकर बाहर, तो हमारे दिमाग में कई बार कंफ्यूजन होता है, यार मेरी स्टोरी शायद अच्छी नहीं है, तो हम लोग सोचते हैं यार स्टोरी एक काम करते हैं बदल दें। तो ऐसा करना चाहिए, क्योंकि नरेशन में तो बोलनी है ना, उसी के दम पे साइकोलॉजिस्ट जो होगा वो जज करेगा हमें। अभी इसमें एक बात है, जो पीपीटी का असेसमेंट है सिर्फ साइकोलॉजिस्ट का हाथ में नहीं है, जीटीओ, इंटरव्यू, साइकोलॉजिस्ट, तीनों का हाथ में है, बराबर है। जी। अगर आपको लगता है कि स्टोरी आपने कुछ गलती कर लिया, अगर उसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि वहां जाके आपको फंबलिंग नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या है, स्टोरी चेंज कर लेते हैं, उसकी वजह से बहुत एंजाइटी आ जाती है, और वो एंजाइटी से असेसर को पता कि इस बंदे ने स्टोरी को चेंज कर लिया। ओके। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर आपका स्टोरी नेगेटिव भी बन गया फिर भी कोई इश्यू नहीं है। आप नरेशन अच्छे से रखो, डिस्कशन में आपके एक मौका है, जब जाके आप अपना नेगेटिव स्टोरी को छोड़ दो, किसी अच्छी स्टोरी को ग्रुप स्टोरी बनाओ। ओके। फिर भी आपके पास स्क्रीनिंग होने का चांसेस है। अब चांसेस है, क्यों अननेसेसरी रिस्क लेना। ओके। अच्छा, यहाँ पर सर ये आपने एक सवाल का और जवाब दे दिया, मैं पूछने ही वाला था कि स्क्रीनिंग में कई बार ऐसे बच्चे भी स्क्रीन हो जाते हैं जिनकी पिक्चर मतलब स्टोरी बहुत अच्छी नहीं होती, तो रीजन ये है कि वो जीडी में अच्छा कंट्रीब्यूट कर देते हैं। एम आई राइट सर? यस यस। ओके सर, एक बात जानना चाहूंगा, अब मौका मिला है तो बोल्डली पूछ ही लेता हूँ मैं आपसे, कि आप जब बैठे होते हैं सर उन बाकी दो असेसर के साथ, तो क्या देख रहे होते हैं स्टूडेंट में, ऐसा कि इतने 30 बच्चे ही लेते हैं बस और बाकी सबके सब वापस बाहर? देखो, अभी इसमें ऐसे हैं, आपको भी पता है कि जो यूपीएससी के थ्रू जो एंट्रीज आते हैं, जैसे एनडीए, सीडीएस वगैरह, और जो नॉन यूपीएससी एंट्री बोलते हैं हम, 10+2 टीईएस, टीजीसी, एसएससी टेक, इन दोनों में ये फर्क है। जो यूपीएससी जो थ्रू आते हैं, उनका पहले से एक शॉर्टलिस्टिंग हो जाता है यूपीएससी एग्जाम में। जी।
और सिर्फ सिलेक्टेड लॉट आते हैं एसएसबी के लिए जी लेकिन नॉन टेक्निकल एंट्री में जो क्या होता है कि और सारे तुम्हारा जो नॉन यूपीएससी एंट्री में कोई भी बंदा अगर 70% ले लिया उसका तो कॉल लेटर आ जाता है। जी अब इसमें क्या है यहाँ इनका एक स्क्रीनिंग का प्रोसेस नहीं होता पहले। अगर वो 70% मार्क लिया, अगर वो बंदा मान लो वो हिंदी मीडियम से या किसी भी रीजनल मीडियम से उसने मार्क ले लिया, एसएसबी वालों को क्या पता है कि इसका 70% मार्क ही बुला दो, लेकिन बंदा वहां आके बैठ गया, एक शब्द भी अंग्रेजी भी बोलने नहीं आता। ओके इसके कारण से ज्यादा स्क्रीन आउट होता है टेक्निकल और नॉट जो टीजीसी और एसएससी टेक्निक में। तो सर आप वहां पर काफी स्ट्रिक्ट रहते हैं आप कि मतलब 400 बंदे आते हैं करीबन डायरेक्ट एंट्री में 350 तक, तो मेरा चेस्ट नंबर आखिरी आता है छठा, अच्छा मतलब 6 टाइम रिपीटर्स हो चुका हूं मैं। सो मतलब आपकी स्ट्रिक्टनेस ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू यूपीएससी, या सेम ही रहती है, लेवल सेम ही रहता है? नहीं, यूपीएससी का जो है वो सारे रोल उनका सिर्फ रिटन टेस्ट में, जी लेकिन हमारा क्या है पर्सनालिटी को देखना। जी ये पर्सनालिटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज जो होते हैं क्लैरिटी ऑफ आइडिया, कॉन्फिडेंस और आपका क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। जी अगर ये तीनों चीज अच्छे निकल गया तो स्क्रीन हो जाते बच्चे। अगर इसमें से कोई गड़बड़ आ गया तभी बंदा स्क्रीन आउट हो जाता है। बट सर ये बात देखी गई है, सर सोचने वाली बात है ना, आप 400 बंदे हैं, आप 400 में से 30 ही अच्छे निकले, बाकी 400 बेकार तो नहीं हो सकते सर? तो सर फिर भी मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती होगी डायरेक्ट एंट्रीज में, क्योंकि जरा सी गलती बाहर। एनडीए में थोड़ा मतलब एनडीए या सीडीएस में थोड़ा आसान रहता होगा लोग, मतलब आप लोगों के लिए कि चल यार इतनी गलती है कि बंदे कितने आए, 50 तो आए हैं, 30 लेने हैं, तो थोड़ा आपने इजीनेस करा है, कुछ है सर सच में ऐसा? इसमें एक चीज आपको देखना पड़ेगा, जो हमारा जो बोर्ड का जो असेसर्स है उनका जो हैंडलिंग कैपेसिटी होता है उससे ज्यादा वो ले नहीं सकते। ओके शायद ये भी कारण हो सकता है कि मान लो एनडीए में 100 बच्चे आ रहे हैं उसमें से 40 रख लेते हैं, जी एसएससी टेक में 400 बच्चे आते हैं फिर भी 40 रख लेते हैं। ओके हो सकता है कि वो जो 40 जो नंबर है उनके लिए मैक्सिमम हैंडलिंग कैपेसिटी हो सकता है बोर्ड का। ओके ठीक है, मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं है, हम दोनों बराबर हैं, बस आप जो डिफेंस एस्पिरेंट है वो ढंग से परफॉर्म करें। अब सर मैं वापस आना चाहूंगा आपकी psychtestmastery.com पर। सर हमारे व्यूअर्स अभी देख पा रहे हैं, तो सर उस साइट में खास बात ये है कि आपने वहां पर लिखा हुआ है कि आप एक बार पेमेंट करोगे और आप लाइफ टाइम डाउट क्लियर कर सकते हो। अब सर ये बात मैच नहीं हो रही, सोच के देखिए, आप पहले ही 9 घंटे दे रहे हो उस फीडबैक में, अब भी आप ये भी कह रहे हो सर। सर ये कैसे हो सकता है सर? आप सोचो मैं 6 टाइम रिपीटर हूँ, मान लो मैं आपके फर्स्ट टाइम में मिला था सर, और तब से लेके अब तक तो मतलब चूक जाएगा इंसान, मतलब सो आई एम रियली सॉरी फॉर माय वर्ड्स, मतलब काफी ज्यादा परेशान करेगा आपको। तो सर आप कैसे डील करते हो सर इतने सब? अभी इसमें आपका जो पहले जो होता है उस काउंसलिंग के अंदर आपके सारे जो बेसिक डिटेल्स बता जाएगा एग्जाम के लिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना। उसके बाद क्या है, बच्चे अपने आप समझ लेते कि ये नहीं लिखना ये लिखना, वो सब उनको समझ आ जाता है। लेकिन जब उनके अंदर जो इतना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सर इस इमेज के ऊपर एक स्टोरी बनाना बिल्कुल मुश्किल है, तभी जाके हमारे पास आते हैं। ओके तो बार बार परेशान करने वाला भी इतना ज्यादा नहीं है बच्चे। अच्छा ठीक है सर, यहाँ तक मेरी बात हो गई, बट सर यहाँ से अगर हम थोड़ा अब आगे बढ़े, सो मैं आना चाहूंगा वेरी इंपॉर्टेंट, वो है 12th पिक्चर। सर 12th पिक्चर में क्या होता है कि ब्लैंक पिक्चर होती है, अलग अलग धारणाएं बना रखी है डिफेंस एस्पिरेंट में कि जो 11th पिक्चर है उससे मिलती जुलती बनाओ, घर से रट के जाओ, रिपीटर्स तो यही करते हैं खासकर, या ऑन द स्पॉट बनाओ। सो व्हाट इज द राइट स्ट्रेटजी फॉर द 12th पिक्चर? मैं बताता हूँ, 12 पिक्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपने जो 11 इमेजेस में जो स्टोरी बनाया उसी में से कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए 12th में। ओके और दूसरे दूसरे चीज है अपने जो डिफेंस एस्पिरेंट है, लेकिन ऐसे नहीं कि तुम्हारा 12 स्टोरी में डिफेंस प्रिपरेशन के बारे में स्टोरी बनाना, वो भी नहीं करना चाहिए आपको।
और तीसरा है, कोई भी पॉजिटिव आइडियाज लिखो 12 स्टोरी के लिए, जो ब्लैंक इमेज के लिए चलेगा। लेकिन सर ये देखता है वो पिछले 11 स्टोरी का लेवल क्या है और ब्लैंक स्टोरी का लेवल क्या है। ओके। मान लो आपने प्रिपेयर करके आ गया 12 स्टोरी, वो स्टोरी आपने बहुत अच्छे से कर लिया, लेकिन बाकी 11 स्टोरी में कोई कास्ट नहीं है। तब अदर सबको पता है कि यार ये बंदा सिर्फ 12 स्टोरी प्रिपेयर करके आया, वो अच्छा है, बाकी स्टोरी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बंदे का लेवल उतना नहीं है। ओके। लेकिन अगर कोई बंदा सारे स्टोरीज को एक ही लेवल पे रखता है, अच्छे लेवल पहले से आखिरी तक, तो बंदा नेचुरली अच्छा होगा। ओके सर, यहाँ पर एक बात पूछना चाहूंगा, मतलब मैंने सुना है ऐसा कि मान लीजिए कि टैट में सिर्फ आपने 50% स्टोरी सही कर दें, मतलब 12 में से 6 स्टोरी अगर आप सही कर दें तो आप पास हो जाएंगे। ऐसा कुछ है कि सबकी सब सही करनी जरूरी है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो एक असेसर ने आपको 225 मार्क के लिए असेस करता है टोटल मार्क्स, पूरे मार्क्स लेने के लिए आपको क्या करना है? सारे रिस्पॉन्सेस अच्छे लिखना है। लेकिन मिनिमम पास परसेंट जो मार्क बोलते हैं हम, 90 मार्क्स। अभी देखते हैं 90 मार्क्स के लिए क्या करना है। कोई भी बंदा अपने आप 90 मार्क्स ले रहा है, जैसे आपने बोला कि चेस स्टोरी उसने अच्छा कर लिया, मैं बोलूंगा ठीक है, चेस स्टोरी उसने अच्छा कर लिया, यानी 50%। लेकिन बाकी जो रिमेनिंग रिस्पॉन्सेस में आपको लो लेवल रिस्पॉन्सेस भी नहीं होना चाहिए और नेगेटिव रिस्पॉन्सेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाकी रिस्पॉन्सेस में कम से कम एवरेज लेवल आइडियाज लिखो, इतना अच्छा लेवल नहीं है, कम से कम एवरेज लेवल आइडियाज, तब जाके आपका क्या है, कम से कम 90 मार्क्स तो मिल जाएगा। ओके। बट सर मैंने सुना है कि टैट इज अ मेन टेस्ट, बाकी एसआरटी वैट जो होता है कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं सर। हाँ, बिल्कुल सही है। तो मतलब अगर इंसान टैट में फेल और एसआरटी वैट में पास, तो भी पास नहीं होगा वो, तो भी वो 90 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएगा किसी भी तरह? 100% वो 90 मार्क्स नहीं पहुंच पाएगा। अच्छा। ओके, सो टैट इज द मेन थिंग। चलिए सर, यहाँ पर थोड़ा एक यस। लिंक अप और करना चाहूंगा एसडी के साथ। एसडी का क्या रोल है सर, क्यों लिखवाते हैं वो? मैं तो लिखूंगा तो अच्छा ही लिखूंगा ना मैं तो। तो अभी सेल्फ डिस्क्रिप्शन का क्या फायदा है? जब आप अपने बारे में सिर्फ पॉजिटिव लिखोगे या अपने बारे में कोई नेगेटिव लिखोगे, उसे हमको क्या लेने जाना है? तो हमारा मेन टेस्ट है टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी। उसमें जो आपका निकलता है एक्चुअल क्वालिटीज, उसके साथ सेल्फ डिस्क्रिप्शन में जो भी आता है वो सब मैच होना चाहिए। तो तभी असेसर साइकोलॉजिस्ट मानेगा इस कैंडिडेट अपने बारे में अच्छे से जानता है, इसका अच्छा इंसाइट है। ओके सर, यहाँ से एक बात अगर पूछना चाहूँ तो नेगेटिव लिखे कैसे भाई? हर इंसान में से मैं हूँ तो मेरे में कुछ पॉजिटिव भी है कुछ नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव लिखे कैसे? हम डर ये रहता है कि नेगेटिव से कि नेगेटिव इंप्रेशन ना बन जाए आपके सामने। मैं बताता हूँ, ये जो नेगेटिव है पहले वो क्या है समझ लो। नेगेटिव ऐसे चीज है, वो आपको हर कॉर्नर में नुकसान में पहुंचाते हैं। ऐसे क्वालिटीज को हम बोलते हैं नेगेटिव क्वालिटी, जिसमें से आपको बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन आपको सेल्फ डिस्क्रिप्शन में कभी नेगेटिव नहीं लिखना चाहिए, उसको हम बोलते हैं वीकनेसेस। ये वीकनेसेस है क्या? ये वीकनेसेस जो है, आप कभी भी इंप्रूव कर सकते हैं, ये आपके नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कोई परेशान नहीं करते। तो आपको सिर्फ वीकनेस डालना है, लेकिन कोई नेगेटिव नहीं है। ओके सर, ये बात समझ में आ गई। आप जरा जरा एक मैं बात एसआरटी पे लेकर आना चाहूंगा सर। एसआरटी में कहा जाता है कि 60 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, 45 कर लो काम बन जाएगा। ये क्या चक्कर क्या है? क्यों कोचिंग वाले कहते हैं कि 45 ही काफी है? भाई क्वेश्चन पेपर पूरा वाला है तो पूरा सॉल्व करना चाहिए ना। पहले बात है, ये जो 45 जो नंबर है, वो साइंटिफिकली प्रूवन नंबर। वो बहुत रिसर्च करने के बाद ये सब जो डेटा हमने जो निकाल के देखा, तो कोई भी नॉर्मल इंसान 30 मिनट्स में 45 सिचुएशन तक आराम से कर सकता है। ओके। जितने भी जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स है उनसे 45 कम से कम हो जाता है। तो उसके बेसिस पे ये 45 का नंबर दिया। ओके बट सर कुछ लोग 30 पे भी हो जाते हैं, मैं तो 29 पे भी देखा है। फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा सर, एक ही बंदा हुआ था 29 करके हो गया सर। ये क्या रीजन होता है सर?
अभी इसमें एक और चीज मैं समझाना चाहता हूँ सबको। कोई भी बंदा बोल रहा है कि मैं एसएसबी में रिकमेंडेड हो गया, लेकिन मैंने सिर्फ 30 रिस्पॉन्सेस किया एसआरटी में या 29 रिस्पॉन्सेस किया, मैं 100% गारंटी के साथ बोलूंगा वो बंदा साइकोलॉजिस्ट के साथ जरूर क्लियर नहीं होगा। ओके। ही मे बी क्लियर बाई 2, लेकिन वो इंडिविजुअल डेटा नहीं पता होता ना कैंडिडेट्स को, सिर्फ वो रिजल्ट बता के रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड। ओके। तो इसलिए बोलता हूं मैं, आप ज्यादा किसी के उसके चक्कर में मत जाओ। अगर उसने 30 किया रिकमेंड हो गया, आपने भी जाके 30 किया आपका फेल हो गया, तब आप जाके रियलाइज करोगे कि यार मैंने मेरा क्या कर दिया। ओके सर, यहाँ तक बात समझ में आती है। अगर हम यहाँ से और आगे चलें तो एसआरटी में मैं एक एग्जांपल रखना चाहूंगा सर। वो डिस्ट्रक्टिव जैसे हमारी पिक्चर होती है वो ये है, ही वाज ऑन हिज वे टू रेलवे स्टेशन to catch a train. Suddenly a car passes and threw a person out of a running car. He. Now that's a very long SRT अगर लिखने पे आएंगे। बट यहाँ पर भी ट्रिक क्या होती है, पहले से रट के जाओ ऐसे सिचुएशन का और फटाफट लिख दो। तो सर यहाँ पर क्योंकि मैंने सुना है कि एसआरटी रिपीट होते हैं, एक सेम पैटर्न रिपीट होता है 60 तक, तो वहां पर सर कहीं इंसान पकड़ में आता है, क्योंकि ऐसी चीजें तो मगअप करने वाली हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस इसमें एक ही चीज देखना होता है। मान लो सिचुएशन लंबा है, हर कोई सिचुएशन थोड़ी लंबा होता है। एसआरटी का स्ट्रक्चर ही देखो, अगर उसमें 60 सिचुएशन है, उसमें से आपका 30 रिस्पॉन्स अगर डिफिकल्ट है, बाकी 30 रिस्पॉन्स बिल्कुल आसान से होगा। ओके। तो आपको क्या करना है, मेंटली टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ओके। सो जो सिचुएशन आपको लग रहा है कि बहुत सिंपल है, उस पर ज्यादा फोकस मत दो। जिस सिचुएशन में आपको लग रहा है कि ज्यादा टाइम निकालना है, आप उसमें फोकस दे दो। ओके। लेकिन व्हेन यू आर राइटिंग, आपको सिर्फ एक ब्रीफ रिस्पॉन्स लिखना, इतना एक्सप्लेनेटरी कभी लिखना नहीं। ओके, बट सर सवाल का दूसरा पार्ट रह गया सर। जब एक ही जैसे ये जो आप देखेंगे मगअप वाला है, ये कोई भी इंसान रट के आ सकता है, लिख सकता है, तो आप इसको क्या करते हैं, मतलब टैट की तरह चेक करते हैं कि स्ट्रेस सिचुएशन में लिखना है तो वो वेरी होगा, या यहाँ पर आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्या मतलब तरीका क्या रहता है आपको उस समय? अब ये मेरा 6 साल का जो एक्सपीरियंस है एसएसबी का, और पिछले लगभग 8 साल टाइप टेस्ट साइक टेस्ट मास्टरी में, अभी इसमें मेरे को एक चीज बिल्कुल समझ आया कि किसी भी बंदा वो अच्छे से प्रैक्टिस करने से डब्ल्यूएटी और एसआरटी में कभी भी इंप्रूव हो सकता है। ओके। लेकिन टीएटी जो ऐसे टेस्ट है, उसमें इंप्रूव होने के लिए बहुत सारे डिमांड्स होती है। तो इसलिए हमने टीएटी को मेन टेस्ट रखा है, डब्ल्यूएटी और एसआरटी को हमने कंफर्मेटरी टेस्ट रखा है। ओके, नाउ दैट्स क्लियर सर। सर यहाँ से एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहूंगा। आप सर कई ऐसी सिचुएशन होती है, आपने कहा जैसे कि एसआरटी को हमने, सॉरी टैट को मेन टेस्ट रखा है, बट फिर भी सर एसआरटी की जैसे आपने कहा कि 30 जिसने किया है तो साइकोलॉजिस्ट डाउट में होगा, तो उसमें एक ऐसा भी एसआरटी आ जाता है, जैसे लिखा है यहाँ पर, ही while रिटर्निंग टू होम, जब वो वापस घर लौट रहा था आफ्टर वॉचिंग सिनेमा, मूवी देखकर मिडनाइट में, he found two person quarreling on the way. he, अब नॉर्मल इंसान तो घर चला जाएगा, मेरे को क्या करना, तू लड़ मर सिर फोड़ अपना, पर वहां पर तो ये कन्फ्लिक्ट, मतलब यहाँ पर दिखाएगा कि मैं कितना ब्रेव हूँ, दोनों को अलग करेगा। तो सर एक इंसान की दो पर्सनैलिटी शो कर रहा है, एक लिखने वाली और एक रियल लाइफ वाली, तो आपके यहाँ कैच करना कैसा रहता है, मतलब कैच हो जाता है सर कि यहाँ तो मेरे हिसाब से स्किप हो जाता होगा? अभी ये जो एसआरटी के जो रिस्पॉन्स जो भी दे रहा बंदा, अभी वो सच है या फेक है वो कैसे पता करेंगे हम? उसके लिए हम टीएटी और डब्ल्यूएटी की मदद लेंगे। अगर कोई बंदा एसआरटी में लिखता कि मैं करेजियसली फाइट करूंगा किसी के साथ, उतने करेजियस वो बंदा स्टोरी में भी लिखना चाहिए। ओके। लेकिन वहां पर करेजियस नहीं है, यहाँ पर करेजियस बहुत लिखता है, तो इसी को कहते हैं इनकंसिस्टेंसी। ऐसे सिचुएशन में ये आसान है साइकोलॉजिस्ट को पकड़ने के लिए, ये बंदा झूठ बोल रहा है। ओके सर, यहाँ तक की बात हो गई। अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा रिगार्डिंग वैट सर। वैट में क्या होता है सर कि हमारे पास तीन टाइप के वर्ड आते हैं, न्यूट्रल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है, जैसे वर्ड हो गया हैप्पी, तो उसमें एक इमोशन जुड़ा होता है, फ्रेंड्स कंपेनियनशिप गिव हैप्पीनेस, सो बड़ा आसान है बनाना। बट
जो न्यूट्रल वर्ड होता है, जैसे परमानेंट, नो इमोशन इज कमिंग, नाउ व्हाट टू डू सर? ओके, जैसे जो वर्ड्स हैं, मान लो देयर इज अ वर्ड परमानेंट। अगर कोई बंदा लिखता है कि ओनली चेंज इज परमानेंट, अभी इसमें से क्या पता चलेगा, क्या पता चल जाएगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस अ पर्सन इज गिविंग इन हिज लाइफ। सो इसको बोलते हैं हम वैल्यू बेस्ड रेस्पॉन्सेस। ओके तो आपको ऐसे न्यूट्रल वर्ड्स के लिए वैल्यू बेस्ड रेस्पॉन्सेस निकालना पड़ेगा। ओके, बट सर कई लोग तो, जैसे आपने रिस्पॉन्स बताया ये, उसमें क्या होता है कि कई लोग जीके भर देते हैं। अब हर चीज में वैल्यू बेस तो नहीं आ सकता ना सर, मतलब तो इलॉजिकल हो गया सर। सो जब आपको कोई भी फैक्चुअल रिस्पॉन्सेस लिखना है, उसमें दो चीज ध्यान रखना है। एक चीज है वो जो फैक्ट है अपने मेच्योरिटी के लेवल पे होना चाहिए, बच्चे की तरफ बात नहीं करना। और दूसरा चीज है, आप जितने ज्यादा फैक्ट लिखोगे उतना आप पर्सनालिटी नहीं दे रहे हो अपने। जी। तो साइकोलॉजिस्ट को ये डाउट आएगी कि यार ये पर्सनालिटी टेस्ट है या जीके टेस्ट है। ओके ओके सर, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। बट सर कुछ ऐसे वर्ड भी आते हैं जिनसे इमोशन दूसरे ट्रिगर होते हैं, जैसे लस्ट, सेक्स। अब मैं जैसे बोल रहा हूँ, चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी व्यूअर्स के, बट लिखने के टाइम तो आपको वो नहीं लिख सकते ना, आप जो आपके दिमाग में चल रहा है। तो सर ये तो बड़े मुश्किल वर्ड है सर, इनको कैसे डील करा जाए? तो इसके लिए क्या करना, पहले अपने आप को माइंड कंट्रोल रखना। क्योंकि जो सर्टेन वर्ड्स जैसे आप बोल रहे थे, वो सुन के सबके चेहरे पे हंसना आता है। क्यों आता है? क्योंकि उनका वो जो जुड़ा हुआ जो रिस्पॉन्स है वो गलत तरीके से समझा गया। ओके अभी उनको लेना है कि यार कोई भी वर्ड है, वर्ड तो वर्ड है। अगर वो वर्ड सेक्स है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ये वाला जो माइंड कंट्रोल जब रहता है, वो बंदा अच्छे से रिस्पॉन्स लिखेगा। नहीं तो वो बंदा वो उसके बारे में सोचता रहेगा, उसका टाइम निकल जाएगा। ओके सर, एक बात पूछना चाहूंगा, जो रिपीटर्स होते हैं, मैं जैसे कि 5 टाइम रिपीटर सर, तो आपके दिमाग में मतलब कुछ ऐसा है कि यार ये रिपीटर इसलिए होते हैं, ये एक पर्टिकुलर वजह है कि साइक में अगर मेजॉरिटी ऑफ रिपीटर ये गलती करते हैं, तो सर वो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलूंगा, मेजॉरिटी ऑफ द रिपीटर, उनका जो प्रिपरेशन का मेथड गलत रहता है। सर थोड़ा स्पेसिफिक किसी बता दीजिए। कोई भी टेस्ट है, टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, कोई भी टेस्ट है, पहले हम क्या करते हैं, सारी बुक्स पढ़ते हैं जी। और उसमें से आइडियाज को मकअप करते हैं। ओके ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पर आपका ओरिजिनलिटी नहीं दिखेगा। दूसरा है, हमने इतने बार रिपीटर हो चुके हैं, तो जाएंगे फिर पूरे ऐसे कि मेरे को कोई इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, मैं किसी इंस्ट्रक्टर का इंस्ट्रक्शन नहीं सुनूंगा, असेसर का। ओके तो आपको पता है कि 4 मिनट में स्टोरी में क्या क्या लिखना। आपने वो 30 सेकंड में क्या किया, 10 सेकंड इमेज को देखा, फिर लिखने शुरू कर दिया। ओके तो ये सारी प्रॉब्लम्स रिपीटर्स नॉर्मली करते हैं, ओके वो थोड़ा ओवर एक्साइटेड भी हो जाते हैं। ओके सर, यहाँ तक बात क्लियर होती है, बट यहाँ से मैं एक बात और रखना चाहूंगा सर। बैट में मैंने सुना है कि कई लोग ऑब्जर्वेशनल स्टेटमेंट दे देते हैं, जैसे मैं कहूँ आई, तो आई से थोड़ा बहुत मिलता जुलता वर्ड ऑब्जर्वेशन लिख के छोड़ देते हैं, और एक कमेंट भी हो गए हैं। तो सर वो सही तरीका है, गलत तरीका है? अगेन, जो मैंने आपको पहले समझाया था कि ये किसी एक टेस्ट के बेसिस पे नहीं है सिलेक्शन, सारे तीनों टेस्ट की इंपॉर्टेंस है। अगर मान लो कोई बंदा अपने टीएटी में अच्छा किया, लेकिन डब्ल्यूएटी में वो पूरा जो आई लेवल जो रिस्पॉन्सेस लिख दिया, और एसआरटी में भी उसने अच्छा किया, तो असेसर का दिमाग में ये डाउट रहेगा कि ये बंदा जो डब्ल्यूएटी में आई रिस्पॉन्सेस ज्यादा लिखा, ऐसे नहीं कि वो थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड है। लेकिन कितना सेल्फ सेंटर्ड है वो कंफर्मेशन टीएटी और एसआरटी में मिलेगा, लेकिन वहां पर कुछ नहीं है। ओके तो असेसर क्या करेगा, कम से कम उस कैंडिडेट को बॉर्डर लाइन पे जाके छोड़ देगा। ओके, बॉर्डर लाइन पे लाके छोड़ देगा सर, यहाँ तक बात क्लियर होती है। सर अब जैसे आपकी psychestmastery.com है सर, तो सर आप जब आपके पास एक स्टूडेंट आता है, तो आप उसको क्या कहते हैं कि भाई तू तैयारी कैसे कर, तुम्हें स्टार्ट कैसे करना चाहिए? एक तो चलो आपकी गाइडेंस होगी,
आपने टेस्ट कंडक्ट कराया, आपने उसे फीडबैक दिया, तो उस प्रोसेस को मिलाकर और प्लस आपकी एडवाइस देकर आप कैसे उसे कहते हैं कि भाई यहाँ से तैयारी शुरू कर। पहले जो जो तुम्हारा रिजल्ट है, जो मैं असेसमेंट कर रहा हूँ रिस्पॉन्सेस को, उसे मेरे को पता चल जाएगा आपका कौन सा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, डीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, कौन सा टेस्ट में। फिर हमको आपको स्पेसिफिकली समझाएंगे समझाएंगे जो वीकनेस है उसको इंप्रूव करने के लिए कैसे प्रैक्टिस करना। और ये जो प्रैक्टिस करने का तरीका है वो बंदे का अलग अलग रहता है, क्योंकि हर कोई इंसान एक ही टाइप नहीं होता ना। जी। तो वो तुम्हारा असेसमेंट के बेसिस पे रहता है। ओके। पर सर यहाँ से मैं, अगर आप अब इतनी वीडियो सबने देख ली है तो कोई ना कोई तो जरूर आपसे दोबारा मिलना जरूर चाहेगा। तो मैं सर एक बात और कंफर्म करना चाह रहा हूँ आपसे कि आप जो एक टेस्ट की फी ले रहे हैं वो बहुत ही मिनिस्कुल है, उससे 2000 रुपये मैंने चेक किया था। और वहां पर जब मैंने आपके जो रिकमेंड कैंडिडेट उनसे बात की तो मैंने सुना है कि वो आपके कान भी खा जाते हैं और आप फिर भी नाराज नहीं होते हैं। मतलब सर आपको मतलब परेशानी नहीं होती सर? मतलब स्टूडेंट तो कॉल करने में हिचकिचाते होंगे ना, बट वो कह रहे हैं कि आप एकदम खुले दिमाग से कहते हैं आओ और क्वेश्चन लेकर आओ, और क्या दिक्कत आ रही है? देखो, मैंने जो पहले आपको बताया था कि कोई भी जो सर्विस देना है हम अच्छे तरीके से देने चाहते। कभी कभी बच्चा अपना जो एग्जाइटमेंट की वजह से बहुत सवाल के साथ आता है, और कभी कभी वो दूसरे के सुनकर वो परेशान हो जाता है, जैसे सर मेरा फ्रेंड ने ऐसे ऐसे इमेज प्रैक्टिस करने के लिए दिया, वो इमेज को मैं क्या करूं। फिर मैं उसको समझाना पड़ेगा कि यार ऐसे इमेजेस नहीं आता है, तो बार बार नेगेटिव इमेजेस क्यों प्रैक्टिस करता है। तो ये सब तो बोलना पड़ेगा, और सबको थोड़ा प्यार से समझाने से सब समझ लेते हैं बच्चे। बट सर मैं आपको दो बातें रखना चाहूंगा, मुझे अभी तक नहीं समझ में आई साइड टेस्ट मास्टरी देखने के बाद, इसलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया था, सर आप आइए प्लीज। क्योंकि मैंने जब देखा, पहले तो आप सिर्फ 2000 रुपये ले, नंबर वन। नंबर टू, आप एक ही काम कई सालों से कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक ही रिस्पॉन्स सुन सुन के फ्रस्ट्रेशन तो हो ही गई होगी। और ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट आप फ्री में दे रहे हैं। लाइफ टाइम कौन देता है सर? कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में नाम नहीं लूंगा, बट वो सिर्फ एक फीडबैक देता है, कहानी खत्म। आपको लगा नहीं चला, एक काम करते हैं इसे चेंज कर देते हैं पैटर्न को, ये कुछ ज्यादा मुफ्ती वाला काम हो गया। तो वो हमारा ये इंटरेस्ट है ट्रेनिंग में। मेरे को क्या है, जितने बच्चे हो सकते हैं उतने बच्चे को हम फौज में भेजेंगे। ओके। वहां पर हमारा नाम अच्छा रहेगा कि सर के थ्रू इतने बच्चे निकले डिफेंस में। ओके सर, अब एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा सर, बड़ा ही बेसिक है बट लोग बड़े कंफ्यूजन रहते हैं। पहला सवाल ये है कि जो वोकैब है और जो ग्रामर है उसका रोल साइक टेस्ट में क्या है सर? इंपॉर्टेंस है कि अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक कर भी रहे हो तो माफ कर दो और आगे बढ़ जाएंगे, हम पास कर देंगे बंदे को। ठीक है, अभी ये है डब्ल्यूटी में आपको क्या करना, एक ही सेंटेंस बनाना। जी। एसआरटी में ग्रामर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर हम सिर्फ एक्शंस को देखते हैं। अगर आपने सिर्फ वर्ड्स में एक्सप्लेन किया, पूरा सेंटेंस नहीं बन नहीं पाया, सिर्फ वर्ड्स में एक्सप्लेन किया, तभी चलेगा एसआरटी में। डब्ल्यूटी में एक ही सेंटेंस बनाना है, और एक ही सेंटेंस में कौन सा बड़ा ग्रामेटिकल एरर आएगा। कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम इसमें आता है कि टीएटी में 8 लाइन 10 लाइन की स्टोरी बनाना है, तब जाके थोड़ा ग्रामेटिकल प्रॉब्लम होता है। लेकिन वो भी हम मानते हैं कि यार ठीक है, ग्रामेटिकल एरर इतना तो नहीं है, बेसिक्स है, चलेगा। लेकिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स कभी नहीं करना चाहिए। ओके। बाकी ग्रामेटिकल एरर का कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं दिखना चाहिए ग्रामेटिकल एरर। सर मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूंगा, प्लीज डू नॉट माइंड। अब मैं आपको एक ही सेंटेंस 3 फॉर्म में बताऊंगा, अब उन 3 सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब की गलती होगी पर पूरा सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। He was a good boy, he is a good boy, he will be a good boy। अगर उसने एक बार बदल दे तो कहानी बदल जाएगी। पहला वाला सेंटेंस he was a good boy मतलब वो अच्छा लड़का था। अगला है he is a good boy, वो अच्छा लड़का है, and he will be a good boy, वो अच्छा लड़का होगा। अब सर अगर आप कह रहे हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक इज ओके, सिर्फ स्पेलिंग पे ध्यान दो, तो सर यहाँ पर मामला तो पूरा रायता फैला हुआ लग रहा है सर। अगर उसने स्टोरी पूरी नहीं, में लिख दी। ये तो बहुत बड़ा गलती है ना। ओके। क्योंकि मैंने जो बोला वो टीएटी में जब आप करेंगे ग्रामेटिकल एरर, थोड़ा मैं तो
क्या होता है कि नॉर्मली हमारा ये जो टेंस का प्रॉब्लम आता है, जी। वो स्टोरी करता है पास्ट टेंस में और एंड करता है प्रेजेंट टेंस में, ऐसे टाइप का। लेकिन बाकी जैसे आपने जो बताया ऐसे टाइप का प्रॉब्लम ये क्या है, थोड़ा डाउटफुल है कि यार फिर भी क्या है, ठीक है, बंदा वो हिंदी मीडियम से आया और कोई और लैंग्वेज मीडियम से आया, इतना वेल वर्स नहीं है अंग्रेजी में, थोड़ा बहुत मिस्टेक कर लिया, ठीक है, जाने दो। तो सर वैसे आइडल जो टेंस होता है वो कौन सा होता है, पास्ट टेंस ही होता है कि प्रेजेंट होता है? टीएटी और एसआरटी में हमेशा पास्ट टेंस में रखना चाहिए, ओके। डब्ल्यूटी के लिए कोई टेंस नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, दैट्स ऑल। एंड आई होप ये वीडियो बहुत लोगों को बहुत ज्यादा काम आए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर psychtestmastery.com। जाके देखो दोस्तों, आपको साइट अभी दिख रही होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू शुभम फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। So guys, this is the end of the video right now, and I like to say that I have made a complete playlist of recommended candidates. You can watch it. The link in the description box, and all videos are detailed. You can see 1 hour 15 minutes, 5 minutes, 2 hours, 5 minutes, 1 hour 30 minutes. So you will find the complete playlist in the description box. And after watching it, you know what to do: like, share, and subscribe. So I take your leave. Jai Hind. Take care. Bye bye. See you in the next interview.